Okay, good morning, class. Welcome to the next lecture of marketing research. Okay, so in this lecture, we will start with non-probability sampling. ठीक है, तो पिछले लेक्चर हमने probability sampling को डिस्कस किया था. We discussed different types of probability samplings. So in this lecture, we will talk about non-probability sampling. ओके रिमेंबर कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जब हम बात करते हैं तो यानी कि हम सैंपल में से जब भी कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमें जो है ना पता होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ सैंपल. ठीक है, यानी कि इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ सैंपल इज नोन. ठीक है, हमें पता होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 40 स्टूडेंट्स हैं और वो सारे डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स हैं और उनमें से हमने अगर कोई एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है तो वी कैन से कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन स्टूडेंट फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 1 डिवाइड बाय 40. यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता होती है. इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइंस हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग सब्जेक्ट फ्रॉम अ सैंपल नहीं पता होती. ठीक है, सो इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन वी डू नॉट नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग a subject from a sample. ठीक है, in fact there are no probabilities attached to a subject being chosen from a sample. ठीक है, यानी कि अगर हम कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं फ्रॉम अ सैंपल उसके साथ कोई प्रोबेबिलिटी अटैच नहीं होती, यानी कि प्रोबेबिलिटी नोन नहीं होती. वी आर नॉट श्योर अबाउट द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी डिजाइन, सैम्पलिंग डिजाइन. ठीक है, ओके एंड नाउ अगेन हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन में डिफरेंट तरह की सैम्पलिंग डिजाइन है. ठीक है, सबसे पहले विल टॉक अबाउट कन्वीनियंस सैम्पलिंग. ठीक है, convenience sampling basically refers to collection of information from members of a population who are more conveniently available. ठीक है, आप बेसिकली जो है सैंपल चूज करते हैं बेस्ड ऑन योर ओन कन्वीनियंस. फॉर एग्जांपल आप पता लगाना चाहते हैं कि एक टेस्ट में स्टूडेंट्स ने किस तरह परफॉर्म किया. ठीक है, तो लेट्स से कि आपकी क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर हुए हैं. ठीक है, तो आई विल ओनली सेलेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम दोस 10 स्टूडेंट्स फॉर माई सैम्पल. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग. ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल इस तरह है कि a convenience of sample 5 officers who attended a competitor's showcase demonstration at the country fair. The previous evening offered the vice president of the company information on new products. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई फेयर होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनीज जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो दे ऑफर कंडक्ट इवेंट्स. ठीक है, उससे रिलेटेड इवेंट्स कंडक्ट करती हैं जिसको हम फेयर्स भी कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जानना चाहते हैं किसी आपकी कंपटीशन यानी कि आपकी राइवल कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसने उस प्रोडक्ट को शो केस किया इन अ इवेंट व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लाहौर. ठीक है, बट ओनली फ्यू एम्प्लॉइज फ्रॉम योर कंपनी अटेंडेड दैट इवेंट. So you will only ask those employees who attended that event, कि भाई what do you think about the competitor's product? How was it? ठीक है. So that is an example of convenience sampling. The convenience sampling is most often used during exploratory phase of research project. यानी कि आप exploratory phase में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. Exploratory phase क्या होती है? वो phase when you just want to gather some preliminary information about your research project. उसका purpose of sampling. Purposive sampling, you basically collect information from those people who are most readily or conveniently available. उसका रीज़न ये होता है कि over here you basically want to limit your sample to specific types of people who can provide the desired. ठीक है, तो अगर आपको कुछ खास तरह की information चाहिए and you know कि वो खास तरह की information सिर्फ कुछ खास तरह के लोगों से मिल सकती है तो you will conduct purposive sampling. फॉर एग्जांपल अगर मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आम पब्लिक पास तो नहीं होती. ठीक है, बट दे आर सर्टेन पीपल इन द मिलिट्री, एक सर्टेन रैंक के लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आम लोगों से नहीं ले सकता. इसके लिए मुझे पर्पजिव सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे कुछ खास तरह के लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे इन द मिलिट्री
एंड उनसे मैं ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करूँ, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है जजमेंट सैम्पलिंग। इट इन्वॉल्व्स अ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स हु आर मोस्ट advantageously placed or in the best position to provide information required. So judgment sampling, again, you basically choose those people who are in the best position to provide you the kind of information you need. For example, if you want to know, okay, what are the factors which result in successful women managers, यानी कि जो successful women managers हैं in the corporate sector, what are the qualities of those women, या what are the factors which drive the success of those women, ठीक है। तो अगर आप उनकी qualities जानना चाह रहे हैं कि what are the qualities of women who make it to top management in the corporate sector, तो उसके लिए you will only select those women who have held senior management positions in companies, because आप किसी और को अगर सेलेक्ट करते हैं तो ही इज़ नॉट रेलेवेंट पर्सन फॉर योर सैम्पल, ठीक है। तो इसको जजमेंट सैम्पलिंग इसलिए कहते हैं कि इसमें आप अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं to select the right kind of people for your sample. Okay, so judgment sampling design is used when a limited number or category of people have the information that is needed or that is sought. ठीक है। जजमेंट सैम्पलिंग का नुकसान ये होता है, इट लिमिट्स द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ योर फाइंडिंग्स ड्यू टू द फैक्ट दैट वी आर यूजिंग अ सैंपल ऑफ एक्सपर्ट्स who are conveniently available to us. Okay. अच्छा, आप देखेंगे इन तीनों टाइप ऑफ सैम्पलिंग में कन्वीनियंस का जिक्र आ रहा है, ठीक है। तो यस, इन तीनों टाइप सैम्पलिंग में हम बेसिकली उन लोगों को चूज करते हैं विच आर मोस्ट कन्वीनियंटली अवेलेबल टू अस, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। अगर आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग को देखें तो इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस, ठीक है। बट इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हम बेसिकली सिर्फ उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं which have the particular type of information we want. तो अगर हमें पता है कि 10 लोगों के पास वो information है which we want, तो उसमें से अगर हमने 5 सेलेक्ट करने, तो चांसेस हैं हम उन 5 लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो हमें कन्वीनियंटली अवेलेबल हो, यानी कि अगर 5 लोग हमारे घर के पास रहते हैं तो हम उन्हीं 5 को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पर्पज़ सैम्पलिंग आ जाती है। पर्पज़ सैम्पलिंग में द वर्ड पर्पज़ इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली हम इस सैम्पलिंग में एक पर्पज़ होता है, ठीक है, यानी कि हमने एक ख़ास तरह के लोग सेलेक्ट करने होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वी सेलेक्ट पीपल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, ठीक है। बट इसमें चीज़ ये है कि अगेन वी सेलेक्ट दोज पीपल हु आर मोस्ट रेडिली और कन्वीनियंटली अवेलेबल, जस्ट लाइक इन कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। बट इसमें थोड़ा फ़र्क ये होता है कि पर्पज़ सैम्पलिंग हम तब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी नो कि सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ओनली अवेलेबल फ्रॉम सर्टेन टारगेट ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल कुछ खास तरह की इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ मिलिट्री के लोगों से हमें मिल सकती है, ठीक है। तो हमने यानी कि इन पर्पज़ सैम्पलिंग वी स्पेसिफिकली टारगेट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, बिकॉज वो ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे पर्पस या हमारी रिसर्च या सैम्पल के पर्पस को पूरा करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन के वाले से देखें तो दे आर द पीपल हु हैव द स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वी नीड, ठीक। अब ज़ाहिर है अगर मैंने मिलिट्री के लोगों को ही टारगेट करना है, ठीक है, तो मैं इसमें अपनी कन्वीनियंस भी थोड़ी देखूंगा, ठीक है। तो अगर 100 मिलिट्री के लोग लाहौर में रहते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उनमें से अगर मैंने 20 सेलेक्ट करने हैं तो मैं 20 वो सेलेक्ट करूंगा जिनको मैं जानता हूँ या जो मेरे घर के करीब रहते हैं, ठीक है, यानी उनको अप्रोच करना ज़्यादा आसान है। जजमेंट सैम्पलिंग इज डिफरेंट, ठीक है। जजमेंट सैम्पलिंग हम अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं एंड वी डिसाइड कि हु आर द पीपल हु आर बेस्ट सूटेड फॉर आवर सैम्पल, ठीक है। अगेन अगर हमें कुछ खास तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड वी नो दैट इट इज़ ओनली अवेलेबल फ्रॉम अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, तो उन सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल में से जो मोस्ट रेलेवेंट लोग होंगे हम उन्हीं को पिक करेंगे, दैट इज़ जजमेंट सैम्पलिंग। इसमें कन्वीनियंस का एज सच इतना रोल नहीं है जजमेंट सैम्पलिंग, आप कन्वीनियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसमें मेन चीज़ ये है कि हम मोस्ट एडवांटेजसली प्लेस लोगों को, यानी कि जो मोस्ट रेलेवेंट लोग होते हैं किसी टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल में, हम उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं।
और इसमें हम अपनी जजमेंट यूज करते हैं कि वो आर द मोस्ट रेलेवेंट। फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ पर्पस सैम्पलिंग। अच्छा, important thing to mention here is कि judgment sampling and quota sampling they are type of purposes sampling। ठीक है, तो ये purposes sampling की ही types है। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, बेसिकली हम इंश्योर करते हैं कि a certain group is adequately represented in the sample। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी पॉपुलेशन में 10% लोग बलोच हैं, लेट्स से लाहौर की पॉपुलेशन में 10% बलोच हैं, तो अगर हम लाहौर की पॉपुलेशन से एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो वी इंश्योर कि उस सैंपल में भी जो बलोचियों की रिप्रेजेंटेशन है वो 10%। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोटा सैंपल। ठीक है, तो बुक में एग्जांपल दी हुई है, इफ देयर आर 60% ब्लू कॉलर वर्कर्स एंड 40% वाइट कॉलर। ब्लू कॉलर वर्कर्स आर बेसिकली लेबरर्स। ठीक है, और जो वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं जो पैंट शर्ट पहन के मेज कुर्सी पे बैठते हैं उनको वाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी में 60% ब्लू कॉलर वर्कर्स एंड 40% वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, and if a total of 30 people are to be interviewed, yet to be selected to find the answer to the research question, then a quota of 18 blue collar workers and 12 white collar workers will form the sample। यानी कि हमने इंश्योर करना है कि अगर पॉपुलेशन में रेशियो 60-40 है तो हमारी सैंपल में भी रेशियो 60-40 होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइंस। So in summary, you need to remember okay, there are mainly two types of non-probability sampling designs: convenience sampling and purposive sampling। ठीक है, so non-probability sampling में आपके पास सिर्फ दो तरह के डिजाइन होते हैं: convenience sampling and purposive sampling। ठीक है, फिर purposive sampling के आगे मजीद दो टाइप्स हैं: judgment sampling and then you have quota sampling। ठीक है, so convenience sampling I have already told you क्या होती है, but you need to realize that convenience sampling is basically the least reliable of all sampling designs। ठीक है, बिकॉज इसकी जनरलाइजेबिलिटी बहुत लो होती है। ठीक है, जजमेंट सैम्पलिंग की भी जो जनरलाइजेबिलिटी इट इज़ लो, और कोटा सैम्पलिंग हम इस्तेमाल करते हैं मेनली व्हेन कॉस्ट एंड टाइम इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। ठीक है, और अदरवाइज अगर हमें लगता है कि एक खास ग्रुप ऑफ पीपल की रिप्रेजेंटेशन हमारे सैंपल में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये टेबल एट 13.2 इट समराइजेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ probability and non-probability sampling designs। ठीक है, and you can see कि probability sampling की अगर हम बात करें तो हमारे पास we have mainly 6 types of probability sampling designs। ठीक है, तो पहली टाइप जो हमारे पास है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन आर कंसिडर्ड एंड ईच एलिमेंट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, एवरी nth एलिमेंट इन द पॉपुलेशन इज चूजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आई विल चूज एवरी 7th हाउस इन द स्ट्रीट, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। Stratified random sampling and population is first divided into meaningful segments. Therefore, subjects are drawn in proportion to their original numbers। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ये होता है कि हम पॉपुलेशन को सेगमेंट्स या स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं, फिर उसमें से फिर हम सब्जेक्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनेट भी होती है, डिसप्रोपोर्शनेट भी हो सकती है। प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि इन प्रोपोर्शन टू द ओरिजिनल नंबर्स इन द पॉपुलेशन। यानी कि हमारे सैंपल में भी उनकी जो प्रोपोर्शन उतनी होगी जितनी ओरिजिनल पॉपुलेशन में। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब है कि प्रोपोर्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं कि हमारे सैंपल में भी जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी प्रोपोर्शन उतनी हो जितनी ओरिजिनल पॉपुलेशन। The cluster sampling है, ठीक है, इसमें अगेन वी डिवाइड our population into groups। ठीक है, फिर उसमें से हम सैंपल इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो सैंपल इज बेसिकली डिवाइडेड टू क्लस्टर्स, क्लस्टर सैंपल।
Clusters क्या होते हैं? They basically groups that have heterogeneous members. It is different from strata. Cluster is different from strata. इसके पहले भी बात कर चुके हैं. तो उसका रीज़न ये होता है क्लस्टर्स में जो ना heterogeneity होती है between the members of the cluster. Strata में heterogeneity नहीं होती बल्कि homogeneity होती है between the members of the strata. ठीक है. Area sampling is basically an example of cluster sampling within a particular area or locality. फिर डबल सैम्पलिंग होती है, यानी कि हम एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं फिर उसमें से एक सब सैंपल सेलेक्ट करते हैं, दैट्स डबल सैम्पलिंग. ठीक है. फिर आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी दी हुई है. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टेबल. इट प्रोवाइड्स द समरी ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल डिजाइन. अगर आप इस चैप्टर में से सब ये टेबल ही पढ़ लें, दैट शुड बी नो. सो टेबल 13.2 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव. उसके बाद ना हर तरह की जो है प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन की एग्जांपल दी हुई है. फॉर एग्जांपल एक लंबी सी एग्जांपल दी हुई है जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया गया. दिस इज ऑन पेज 252. फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की भी एग्जांपल है ऑन 253. फिर इसी तरह सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की एग्जांपल है. क्लस्टर सैम्पलिंग की एग्जांपल दी हुई है, एरिया सैम्पलिंग की दी हुई है, डबल सैम्पलिंग की दी हुई है, फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग की है, फिर जजमेंट सैम्पलिंग की. ठीक है. कोटा सैम्पलिंग की भी दी हुई है. ठीक है. सो डू रीड दीज एग्जांपल्स, दे विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट और आपके बेसिक आइडियाज़ कि हम प्रैक्टिकली जब हम इन सैम्पलिंग्स को यूज़ करते हैं किस तरह के सिनेरियोज या किस तरह के केसेस में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो ये एग्जांपल्स पढ़ें, आपको ये आइडिया देगी कि प्रैक्टिकली आप सैम्पलिंग टेक्निक्स को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. विच इज़ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन स्पेशली. थोड़ी प्रेसिशन की बात करें, जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ प्रेसिशन एज वेल. प्रेसिशन क्या चीज़ है? इट रेफर्स टू हाउ क्लोज आवर एस्टिमेट इज टू द ट्रू पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक. पहले भी बात कर चुका हूँ. हम अक्सर जो है सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैलकुलेट करते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक. यानी कि हम सैंपल स्टैटिस्टिक को यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन पैरामीटर. ठीक है. और इसमें हमारी कोशिश यही होती है कि हम पॉपुलेशन पैरामीटर को जितना एक्यूरेटली मेजर कर सकें या जितना एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकें, दैट इज ऑब्जेक्टिव. तो प्रेसिजन बेसिकली यही चीज़ होती है. इट रेफर्स टू हाउ क्लोज आवर एस्टिमेट इज टू द ट्रू पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम सैंपल मीन के बेसिस पे पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करते हैं तो हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा एस्टिमेट जो है एक्चुअल पॉपुलेशन मीन के बिल्कुल बराबर हो. ठीक है. अगर बराबर नहीं हो सकता तो उसके बहुत करीब करीब हो. ठीक है. तो अगर बिल्कुल बराबर हो गया हम कहेंगे प्रेसिशन इज़ वेरी हाई, लेकिन बराबर नहीं होता अक्सर. इन दैट केस हम चाहेंगे बहुत करीब करीब हो, यानी कि स्टिल प्रेसिशन को हम हाई रखना चाहेंगे. एंड थिंग इज़ आप प्रेसिशन को बहुत लो नहीं रखना चाहते. बहुत लो रखेंगे तो फिर दैट मीन्स कि आपके सैंपल में प्रॉब्लम है. अगर आपकी प्रेसिशन बहुत लो हो जाए तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर सैंपल. प्रेसिशन की फिर थोड़ी और उस स्टैटिस्टिक्स के ज़बान में दी हुई है कि precision is a function of the range of variability in the sampling distribution of the sample mean. ठीक है. इसको आप पढ़ लें बेसिक अपने तौर पर. फिर एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस. Whereas precision denotes how close we estimate the population parameter based on the sample statistic, confidence denotes how certain we are that our estimates fall, uh, that our estimates will really hold true for the population. ठीक है. तो एक चीज़ तो ये है कि प्रेसिजन ये बताती है कि हमने जो फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट की है वो एक्चुअल पॉपुलेशन मीन के कितने करीब है, ये हमें प्रेसिजन बताएगी. कॉन्फिडेंस हमें ये बताएगी कि हाउ कॉन्फिडेंट दैट वी आर. कॉन्फिडेंस हमें ये बताएगा कि हाउ कॉन्फिडेंट वी आर दैट कि हमारा एस्टिमेट जो है इट रियली फॉल्स इन दैट रेंज जो हमने एस्टिमेट की है. ठीक है. तो आमतौर पर जब हम एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन मीन को तो उसको हम रेंजेस में करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 10. ठीक है. तो ये प्लस माइनस 10 जो है दैट विल बी योर मार्जिन ऑफ एरर. ठीक है. यानी कि 50 से 10 ज़्यादा भी हो सकती है, 50 से 10 कम भी हो सकती है. सो कॉन्फिडेंस डिनोट्स हाउ सर्टेन वी आर दैट आवर एस्टिमेट
will lie in that range. तो रेंज आपके इसकी होगी 50 प्लस माइनस 10. इसमें एक एग्जांपल भी दी हुई, यू कैन रीड दैट. फिर थोड़ी स्टैटिस्टिक्स जबान में उन्होंने कैलकुलेट की. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे म्यू जो है इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस के एस. ठीक है. ये के एस जो है इट्स बेसिकली योर, इसको कह सकते हैं एरर. ठीक है. तो आपका जो है पॉपुलेशन मीन है वो इस रेंज के अंदर लाई करेगा, यानी इट विल बी एक्स प्लस माइनस के एस. बाकी ये स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे कोई डिस्कशन है, यहाँ तक आप रीड कर सकते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इस पेज तक. So you can read about precision and confidence up to page 259. So this is an important point कि sample size n is a function of variability in the population, precision or accuracy needed, confidence level desired and type of sampling plan used. ठीक है. तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम sample size ऐसा select करें which represents the variability in the population, और सैम्पल की प्रिसीजन और एक्यूरेसी वो अच्छी हो, कॉन्फिडेंस लेवल जो डिजायर्ड हो उसके मुताबिक हो. एंड यू आल्सो नीड टू रिमेंबर कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड प्रिसीजन. ठीक है. अगर आप प्रिसीजन को हाई करने की कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सफर करेगा. सेम गोस फॉर यू, अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल हाई चाहते हैं प्रिसीजन थोड़ी सफर करेगी. बल्कि पेज 260 को भी रीड कर लें. दिस इज इट आल्सो हैज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पेज पॉइंट्स 1 to 4 तो आप देख सकते हैं. Okay, so that's all for this chapter. इससे आगे हम नहीं जाएंगे, पेज 260 पे खत्म करेंगे. Okay, so that's all for the lecture, and thank you.